तो गाइस वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप पोर्टल के बारे में समझ लीजिए। चयन.mp ऑनलाइन से मैं आपको इस वैकेंसी की जानकारी बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। गो के ऊपर आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जो नई भर्ती आई है उस भर्ती के बारे में आपको पहले समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचालक की नई भर्ती आई है 2026 के लिए। आप रूल बुक के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म आपका जो है यहाँ से थर्ड वाले लिंक से अप्लाई होगा। हम सबसे पहले रूल बुक के बारे में समझना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने जो रूल बुक है इसकी ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लोड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब देख सकते हैं आप, पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर गृह पुलिस के द्वारा सेवा गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती निकली है। यहाँ पर देख सकते हैं टेबल के अनुसार पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितनी कितनी भर्तियां हैं, कौन कौन से उसमें हैं। यहाँ पर आप अपना ग्रेड पे भी देख सकते हैं, कितना इसमें ग्रेड पे होना है, कितना कितना सैलरी मिलेगा। और इसके बाद में जो मेन जानकारियां वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जानकारी होती है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या क्या लगेगा पहले वो समझ लीजिए। प्रयोगशाला तकनीशियन में क्या लगने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं विभाग का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर श्रेणी कौन सी श्रेणी से है, इसके बाद में ये जो पद है ये स्थायी है या अस्थायी, तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों तीनों पद ये है स्थायी है। देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या रहने वाली है। विज्ञान और फोरेंसिक साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि हो तो आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पद का नाम। सेकंड वाली जो वैकेंसी उसके बारे में बात करें, प्रयोगशाला जो सहायक है इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर इसका जो विभाग का नाम, इसके बाद श्रेणी क्या है, पद क्या है और स्थायी, ये भी पद जो आपकी जो पोस्ट है ये स्थायी है। यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या रहेगी इसमें। विज्ञान विषय के साथ सिर्फ 12वीं मांगा गया। ठीक है, विज्ञान से अगर आपका 12वीं है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आगे चलते यहाँ पर प्रयोगशाला परिचालक की बात करें तो इसमें क्या मांगा गया है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक अर्हता है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा या फिर मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से पुरानी पद्धति के द्वारा विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा तथा 10+2 शिक्षा पद्धति के अनुसार आपके पास हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब 12वीं होना चाहिए आपके पास इस वाली पोस्ट के लिए भी, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक की उम्र जो है इसमें रखी गई है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 5 वर्ष का आपको अलग से छूट दिया जाता है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरेंगे सबसे पहले वो समझ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब सबसे पहले एक एक जानकारी को आपको भरना रहेगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पद है, आपका जो पद कौन सा चुनेंगे वो समझ लीजिए। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक या फिर परिचालक। हम जो चॉइस करने जा रहे हैं वो प्रयोगशाला परिचालक का चॉइस करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। आपका जो प्रथम नाम यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका लास्ट नेम में सरनेम वगैरह कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर एन प्रेस करेंगे। एन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर देखेंगे फादर्स के नेम की बात करें तो यहाँ पर टाइप कर देना है। आपकी जन्म तारीख आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टोटल जानकारी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, आपकी जन्म तारीख। ठीक है, शादी की बात करें, आपकी शादी हो गई हो तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर विवाह की तारीख, यहाँ पर बच्चों की संख्या और यहाँ पर अंतिम बच्चे की जन्म तारीख, ये सारी जानकारी आपको फिल करना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसे नो करके भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में आगे की जानकारी समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाता है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यस करेंगे, यहाँ पर इसे यस कर देना है। ठीक है ना। आप कौन से जेंडर से हो, महिला हो पुरुष हो, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर इसको टिक मार्क लगा देना है। देखिए, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास जो आपकी श्रेणी है। यहाँ पर जैसे हम ओबीसी से हैं तो ओबीसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट से संबंधित जानकारी। चलिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो क्या। अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना।
यदि कोई आपकी अवधि वगैरह कुछ हो, यहाँ पर यस करेंगे तो सब यहाँ पर ओपन होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हो क्या? अगर ऐसी कंडीशन हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना है। क्या आप शासकीय निगम मंडल सोसाई संस्था कर्मचारी नगर सैनिक वगैरह कुछ हो क्या? अगर हो आप तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर देना है। यहाँ पर क्या आप आदिम जाति या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, इनमें से जो भी हो, या फिर अन्य पिछड़ा हो, तो यहाँ पर किसी आपने विवाह प्रोत्साहन के योजना के अंतर्गत अगर आप कोई पुरस्कृत हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 10th ही सिलेक्ट करना है। 10th का रोल नंबर, कब पास आउट हुए, बोर्ड कौन सा है। इसके बाद में यहाँ पर मूल्यांकन का प्रकार, मतलब आपका जैसे परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में, जो भी आपको दिखाना रहेगा तो यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में आपसे पूछा जाता है, क्या आप दिव्यांगता में आते हो, मतलब डिसेबिलिटी अगर आपका है तो यहाँ पर 40% से ऊपर होना चाहिए। अगर है तो यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको ड्रॉप डाउन करके दिखाना होगा, कितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी है और किस में है। यहाँ पर अस्थि बाधित भी है और श्रवण बाधित, ये दोनों ही इसमें रखा गया है, ठीक है ना। अगर आप यस करते हैं तो ये सारी जानकारी आएगी, और नहीं करते हैं तो ये सब हाइड हो जाएगा। अब जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पद का विवरण आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पद का नाम आपको देखने को मिलेगा, और आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास ये एजुकेशन है। अगर आपके पास विज्ञान विषय से अगर आपने 12वीं पास किया है तो आपको यहाँ पर सहमति दिखाना होगा। यहाँ पर इसके ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो एड्रेस रहता है, एड्रेस फिलिंग करना रहेगा। आपका मकान नंबर यहाँ डालेंगे, इसके बाद गांव कौन सा है, शहर कौन सा है वो यहाँ पर डालेंगे, एरिया कौन सा लगता है वो यहाँ पर डालेंगे, तहसील कौन सा लगता है वो यहाँ पर डालेंगे, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और पिन कोड आपके आधार कार्ड के अनुसार आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर, दोनों एड्रेस एक जैसा आपका फिल हो जाएगा। चलिए जैसे आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर देते हैं, इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी को फिल करेंगे। यहाँ पर अन्य विवरण की बात करें तो आवेदक के शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह जैसे मोल ऑन फेस या फिर कटमार्क ऑन हेड, इस प्रकार से जो भी यहाँ पर आपका जो भी स्थायी चिन्ह है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए शारीरिक परीक्षण टेस्ट हेतु आप कौन कौन से फोटो युक्त पहचान पत्र आप लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर अन्य में आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, अन्य दिया है इसलिए। बाकी इन दोनों को आपके पास हो तो पहली प्राथमिकता इनको ही दी है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डाला है, तो यहाँ पर वोटर आईडी का आपको यहाँ पर नंबर आपको इंटर करना रहेगा। जो भी आप यहाँ पर पहचान पत्र बता रहे हैं उसका नंबर आपको इंटर करना होगा। अब यहाँ पर सिंपली इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होगा, 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए और 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो है वो किसी कारण से ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इन दोनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद में फाइनली आप यहाँ पर घोषणा पत्र, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये घोषणा पत्र वाला ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। कौन सी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपके सामने एक डिस्प्ले होगा। इस सबसे पहले तो इस आवेदन क्रमांक का स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इन केस अगर किसी कारण से अगर सर्वर ट्रिप हो जाता है तो आपको बाद में काम आएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, आपको स्कैन करके अपलोड कौन कौन से करने हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। जन्म प्रमाण पत्र में 10th की मार्कशीट अलाउ होती है, तो आप यहाँ पर 700 बाई 800 का इसमें पिक्सल देना है, और 150 KB से कम में आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर बात करेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र की, तो EWS, ST, SC और OBC अगर आप इस रिजर्व श्रेणी से आते हैं तो 700 बाई 800 का ही इसमें रेजोल्यूशन रहेगा। 150 KB से कम का यहाँ पर साइज रहेगा और आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पर ऊपर जो था वो था आपका
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता 12वीं मांगा गया है इसमें, तो यहाँ पर आप 12वीं की मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 150 केबी से कम साइज में आप यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सबमिट वाला बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद में एक प्रिंट आउट आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी। जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद इसे क्लोज कर देना है। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए कितना शुल्क लगेगा वो देख लीजिए। 236 रुपए का इसमें चार्ज कटता है, सिर्फ आपको 236 रुपए पे करना रहेगा। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपके सामने है लिखा हुआ, यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कई प्रकार के आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई से भी आपके पास एसबीआई का कोई दूसरा अकाउंट होल्डर वगैरह कुछ हो तो आप उससे भी कर सकते हो, किसी से भी पे कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।